तो बस वो एक स्टैटिस्टिकल की यूनिट पढ़ लेते हैं हम लोग, और स्टैटिस्टिकल की वो एक यूनिट पढ़ने के बाद में फिर जो है मैं आपको क्वांटम डबल ले लूँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आप तुम लोग 4 लोग आए हो ना आज, 1 2 3 4, आजीज, अलका, भरूराम, नवर्ती। ठीक है, हो जाएगी एक हफ्ते में, 20 तारीख के आसपास ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी आपकी ना, 20 तारीख के आसपास। चलो, एक्चुअली में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो होती है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स सॉरी थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड होती है। थर्मो के अंदर जो भी चीज़ें काम आती है वही चीज़ें स्टैटिस्टिकल में काम आ जाती है, वही पैरामीटर्स होते हैं, वही सारा कुछ होता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है, पहले तो वो समझ लो। एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, तो जैसे मान लो फिजिक्स की जो ब्रांचेज होती है, अब मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि आपको दिखना लगे, दिखे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो ये जो मैकेनिक्स होती है ना, ये सब बेसिकली केवल उनको समझाती है, किनको, कि भैया एनर्जीज कैसे निकालते हैं, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, तो ये सब बातें कौन समझाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स निकालती है। तो पार्टिकल्स की एनर्जीज के बारे में स्टडी, पार्टिकल्स की मोमेंटम के बारे में स्टडी, तो एनर्जी हो या मोमेंटम हो, तो ये सारी बातें कौन निकालता है बेटा, ये सारी बातें निकालता है क्वांटम या फिर क्लासिकल। ठीक है, अब इन एनर्जीज निकालने के बाद में अगर इनको अरेंज करना है, पार्टिकल्स को अलग अलग एनर्जी लेवल्स में अरेंज करना है, तो वो अरेंजमेंट कौन होता है, वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स समझाती है। एक्चुअली में होता ये सिंपल सा फंडा है, जैसे एक इंसान है वो पैसा कमाता है, तो एनर्जीज कौन निकालता है, इंसान। तो एक कोई भी प्राणी है वो पैसा कमाता है, उस पैसे को अरेंज करता है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से अलग अलग पार्टिकल्स की एनर्जी अलग अलग किस प्रकार से आएगी, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स समझा देंगे। बट उस एनर्जी को उन अलग अलग एनर्जी रेंज में, उस मोमेंटम को मोमेंटम रेंज में अलग अलग लाने का कौन काम कौन करेगा, वो। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ही होता है। अब नॉर्मली ये गैसेस के लिए काम करती है। एक्चुअली में होता ये है कि बेसिकली होता ये है कि क्या बोलते हैं, गैसेस के लिए ये सिस्टम काम करता है, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हैं इसमें, है ना। तो कोई भी चीज़ होगी ना, कोई भी सिस्टम, मान लो गैस हुआ, तो ये नॉर्मल स्पेस में काम नहीं करते, ये फेज स्पेस में काम करते हैं। फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं नॉर्मल स्पेस से। जैसे मान लो कोई पार्टिकल उड़ रहा है, तो वो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स, वाई, जेड। बट फेज स्पेस में पोजीशन तो चेंज होती है, साथ के साथ ही मोमेंटम भी चेंज होता है। मतलब 6 कोऑर्डिनेट के अलावा बाकी के अदर 6 कोऑर्डिनेट भी, सॉरी 3 कोऑर्डिनेट के अलावा बाकी अदर इनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी होंगे, एक्स में मोमेंटम, वाई मोमेंटम और जेड में मोमेंटम। तो तीनों में अलग अलग तरह के होंगे, मोमेंटम भी पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की बात चलेगी। ठीक है ना। एनीवे, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज स्पेस से, क्योंकि आपको फेज स्पेस भले आपके एग्जाम में आता है, छोटे 5 एक नंबर में, 2 एक नंबर में आता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आने लायक। बस समझने के लिए आपको समझना है कि फेज स्पेस क्या होता है। एक्चुअली में फेज स्पेस समझोगे तभी जाके स्टैटिस्टिकल आपसे पढ़ाई में आएगी। फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जो
पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी डिफाइन करता है। सो लिखो इसमें, टू स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ गैस, टू specify the state of gas, we require the position as well as velocity, पोजीशन भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए, as well as velocity of each of its molecule, तो उसके हर एक अणु की, हर एक कण की मुझे पोजीशन भी पता होनी चाहिए और मुझे उसकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। So we must specify इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी मस्ट स्पेसिफाई 6 क्वांटिटीज या फिर 6 कोऑर्डिनेट, 6 क्वांटिटीज x, y, z, px, py एंड pz फॉर ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल का ये चाहिए आपको, फॉर ईच ऑफ द मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का ये चाहिए होता है इन 3D स्पेस, ठीक है ना। तो ये 3D में होता है ये सब, है ना। सो इन 3D स्पेस, अगर 2D में काम करोगे तो केवल x और y से ही काम चल जाएगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी क्या होंगे, px और py, तो केवल उनसे काम चल जाएगा। सो इन 3D स्पेस द वॉल्यूम एलिमेंट, द वॉल्यूम एलिमेंट इन पोजीशन स्पेस, मतलब नॉर्मल स्पेस, पोजीशन स्पेस का मतलब होता है नॉर्मल स्पेस, इन पोजीशन स्पेस जिसमें केवल एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग जानते हैं डी वाई, डी जेड और डी एक्स तीनों का मल्टीपल होता है, ठीक है ना। एंड वॉल्यूम एलिमेंट एंड इन मोमेंटम स्पेस, अगर मान लो मोमेंटम स्पेस में चले जाओ आप, जहाँ मोमेंटम हो, तो इन मोमेंटम स्पेस वहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड। तो अब अगर आपको फेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एंड अ स्टेट ऑफ अ पॉइंट, इसी प्रकार अ स्टेट ऑफ अ पॉइंट, अ स्टेट ऑफ अ पॉइंट इन फेज स्पेस, in phase space is described by, is described by a set of 6 coordinate, x y z p x p y p z, x y z p x p y p z।
ठीक है, दिस 6 डायमेंशन स्पेस इज कॉल्ड फेज स्पेस, तो लिखाई दे मेरे ऊपर, तो इन फेज स्पेस का मतलब ये होता है कि इसी स्पेस में होगा। एंड एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड एन एन element of volume in this space, इस स्पेस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सबका मल्टीपल डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ये वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा। अगर आपको फेज स्पेस का मिनिमम वॉल्यूम निकालना है तो देखो हम एक बात जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। क्या जानते हो कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच होता है। तो अगर डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई निकालोगे तब भी एच होगा। ये मिनिमम वैल्यू कहलाती है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नहीं तो एच कट बाई टू भी होता है वैसे तो खेने में तो, बट वो इसका मल्टीपल होता है। सो अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो अगर फेज स्पेस की मिनिमम वॉल्यूम की बात की जाए तो वो ना एच क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अब फेज स्पेस में क्या है, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं और उन स्टेट्स में पार्टिकल्स होते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो यहीं से निकल के आता है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली यहीं से निकल के आता है। अगर तुम्हें मान लो निकालना हो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स बहुत सिंपल सा होता है। वो ये होता है कि पूरे इस फेज स्पेस का वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, पूरे फेज स्पेस का वॉल्यूम देख लो अपॉन मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, सिंपली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स मतलब डीपी की फॉर्म में होता है। मतलब ये पूरा फेज स्पेस है, एक फर्मी रेडियस पी मान लेते हैं हम लोग। तो फर्मी ने इसकी खोज की थी, तो ये ओरिजिन से मान लो पी रेडियस का एक स्फेयर है, 3 डायमेंशन है ना ये, तो 3 डायमेंशन में एक स्फेयर की तरह मानते हैं हम लोग इसको। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, और ये हो जाएगा डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो जो पोजीशन स्पेस होता है ना बेटा, उसका वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, तो वो तो वी मान लेते हैं। तो इन तीनों का मल्टीपल तो वी हो गया। और ये होता है मोमेंटम स्पेस, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसे बोलते हैं मोमेंटम स्पेस। मोमेंटम स्पेस के लिए एक ये स्फेयर आपको समझना पड़ता है और इस स्फेयर का रेडियस पी है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई पी स्क्वायर। ये डेंसिटी मैंने निकाली है कंप्लीटली जीरो से लेके और पी रेंज के अंदर। अगर मैं इस डेंसिटी को एक लिमिटेड एरिया में कर दूं, मान लो यहाँ पी से लेके पी प्लस डीपी में कर दूं इस रेंज को, तो अगर मैं इसको पी से लेके पी प्लस डीपी में कर दूं तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएगा, डीपी डीपी। डीपी डीपी का मतलब होता है डीपी रेंज के अंदर। ये जो रेंज मैंने आपको शेडेड बनाई ना, दिस शेडेड रेंज इज सिंपली डिनोटेड द डीपी। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो v अपॉन एच क्यूब तो सही है, 4/3, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 2p डी, सॉरी 4 पाई 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v अपॉन एच क्यूब
4 पाई, तो ये फॉर्मूला भी कभी काम आ जाएगा, ये मोमेंटम की फॉर्म में होता है फॉर्मूला। तो ये फेज स्पेस का होता है। अब अगर मुझे मान लो फेज स्पेस डायग्राम निकालना है किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, तो फेज स्पेस में केवल होता है पोजीशन और मोमेंटम, तो उनके बीच का डायग्राम बना दो तो वो फेज स्पेस डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, आगे की बात करूँ, तो फेज स्पेस डायग्राम फॉर ऑसिलेटर, फेज स्पेस डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है, हम जानते हैं कि सिंस द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, सिंस द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये एक्स डायरेक्शन में मानना पड़ेगा आपको। और पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स का मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ के एक्स स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर, एनर्जी को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा अंडर 2 me का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एनर्जी को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर, अगर मैं इसको k इज इक्वल टू बोल दूँ एम ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2e अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स का इक्वेशन है। इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यही तो होता है इलिप्स, जहाँ पर ये होता है सेमी मेजर एक्सिस एक्स में और ये होती है सेमी माइनर एक्सिस वाई में। यही तो होता है इलिप्स। होता क्या है, तो ये भी इस तरह का एक इक्वेशन बना हुआ है, विच इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, विच इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, और इसमें इसमें क्या क्या चीज़ है, सेमी मेजर एक्सिस, इसमें क्या है सेमी मेजर एक्सिस, क्या है इसमें अंडरवुड, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में है उसे बोलते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर अपॉन जो है वो है ही सही, तो एक्स के नीचे जो लिखा हुआ है वो ए कहलाता है, तो वो ए होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 2e अपॉन के, एंड सेमी माइनर एक्सिस इज दिस। ठीक है, तो अगर आपको एरिया निकालना है मान लो इलिप्स का, मतलब अगर मैं इलिप्स बनाऊं, एक मिनट रुकना, तो यहाँ अगर मैं इलिप्स बनाऊं और यहाँ पे वाई डायरेक्शन में क्या लिख दूं मोमेंटम, और एक्स में लिख दूं पोजीशन, तो बेटा ये कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी अंडरवुड 2e अपॉन के, और इसकी वैल्यू जाएगी अंडरवुड 2me, है ना। तो अब ये हो जाएगी हमारे पास एरिया ऑफ इलिप्स। अगर इलिप्स का एरिया निकालना है तो वही फेज स्पेस का एरिया हो जाएगा।
मतलब ये जो डायग्राम बनाया ना वही इसका एरिया हो जाएगा। तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, ये ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और बी का वैल्यू भी यहाँ पुट कर दो। तो जो एरिया हो जाएगा ना इसका वो कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में, एरिया ऑफ दिस इलिप्स इज 2 पाई ई अपॉन ओमेगा। तो के इज इक्वल टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप वैल्यू पुट कर देना तो आ जाएगा ये ना। तो ये एरिया होता है फेज स्पेस का। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट this equation represent area of oscillator in the phase space, in the phase space having energy between energy 0 to E, है ना। अगर मान लो भाई आपको नंबर ऑफ फेज शेल निकालना है, फेज शेल का मतलब वही स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट्स निकालनी है यूनिट रेंज में। सो नंबर ऑफ फेज शेल in a given energy range, in a given एनर्जी रेंज। तो उस रेंज में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेज शेल, ए इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 2 पाई ई अंडरवुड एम अपॉन के, है ना। तो मैंने ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया बस, ठीक है। अब इसके बाद में आप चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू पुट कर दो आप 2 पाई न्यू, इससे भी निकल जाएगा, ये भी पुट कर सकते हो आप। सो ए इज इक्वल टू 2 पाई ई अपॉन 2 पाई न्यू, मतलब ई अपॉन न्यू आ गया। तो ये एरिया हो गया मेरे पास। मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स या फिर नंबर ऑफ फेज शेल एक ही बात है। नंबर ऑफ फेज शेल या फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एक ही बात है ना। इसी को बोलते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ फेज स्पेस और मिनिमम एरिया या फिर एरिया ऑफ शेल। अब ये वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल में क्या होता है, ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास डी एक्स डी पी एक्स अपॉन एच, और डी एक्स डी पी एक्स का वैल्यू भी अभी आपने निकाला कितना है, ई अपॉन न्यू अपॉन एच। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ई अपॉन एच न्यू। और टू डायमेंशन था तो डी एक्स डी पी एक्स डी वाई डी पी वाई अपॉन एच स्क्वायर, बट ये वन डायमेंशन है बिकॉज मैंने एक्स एक्स माना है, दैट्स इट। चलिए अब इसके बाद मैं आगे कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक बार में, है ना।